हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। दो साइंटिस्ट थे, जीएच हार्डी और डब्ल्यू वेनबर्ग। इन दोनों ने 1908 में इंडिपेंडेंटली एक मेथड बताया जिसके ज़रिए इवोल्यूशनरी चेंजेस को रिलेट किया जा सकता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स से, एंड दिस मेथड इज पॉपुलरली नोन एज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। मैं एक बार लिख कर बताता हूँ। दो साइंटिस्ट थे, जीएच हार्डी और डब्ल्यू वेनबर्ग। हार्डी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। डब्ल्यू वेनबर्ग एक जर्मन फिजिशियन थे। (1908) में इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली यानी कि अलग अलग एक मेथड बताया जिसके जरिए एवोल्यूशनरी चेंजेस को रिलेट किया जा सकता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एंड दिस मेथड इज पॉपुलरली नोन एज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जो मेथड बताया था वो एक थियोरेटिकल सिचुएशन थी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, एक काल्पनिक सिचुएशन थी, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि एक पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होगा अगर कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएं। अब जब इवोल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो वहां पहले ही दिन आपको बात बताई गई होगी, नीट एग्जाम में सवाल पूछा भी जा चुका है कि इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब इवोल्यूशन तो होता रहेगा, चलता रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। डोलोज लॉ भी है, इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल। तो इंपॉर्टेंट बात यहां समझने की यह है कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम बताता है एक थियोरेटिकल सिचुएशन। थियोरेटिकल सिचुएशन मतलब कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि किसी एक पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होगा अगर कुछ चीज़ें कांस्टेंट हो जाए। वो फैक्टर्स जिनके कांस्टेंट होने की बात की गई है वो है जीन माइग्रेशन, या इसको जीन फ्लो भी कहा जा सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, और म्यूटेशन। तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल में ये बताया गया कि अगर ये 5 फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएं तो किसी एक पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होगा, इससे मतलब क्या है? इससे मतलब यह है कि उस पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स होंगे या उनके जितने भी एलील्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये बात उन बच्चों के थोड़ी कम समझ में आती है जिनको जीन्स और एलील में फर्क नहीं पता। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे 10th क्लास में आपने पी प्लांट के बारे में जब सुना था तो वहाँ पर आपने सुना था कि हाइट ऑफ द प्लांट के लिए 2 जीन, एक था टॉल और एक था ड्वार्फ, इसलिए प्लांट भी टॉल या ड्वार्फ था। आप टॉल के लिए जो वहाँ पर सिंबल यूज करते थे कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। प्लांट अगर टॉल होता आपको दोनों टी कैपिटल से लिखते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी से भी लिखते थे, और ड्वार्फ प्लांट के लिए आप दोनों टी स्मॉल बना देते। अब कहने का मतलब ये है कि जो हाइट वाला जीन होगा उसकी 2 टाइप्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही कहलाते हैं एलील। क्या कहलाते हैं? एलील। तो इसका मतलब फिर ये हुआ एक जीन की जितनी टाइप्स होती हैं वो उसकी एलील कहलाती हैं। वो वापस टॉपिक पर आता हूं।
हार्डी वेनबर्ग ने यह कहा था कि अगर ये तमाम चीजें किसी एक पॉपुलेशन में कांस्टेंट हो जाएं तो वहां पर एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी उसमें कोई तब्दीली कोई बदलाव नहीं आएगा। अब अगर किसी पॉपुलेशन में जितने जीन्स या उसके जितने एलील्स होते हैं वो कहलाता है जीन पूल। क्या कहलाता है? जीन पूल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो पुराने पेपर में ये सवाल ही कई बार पूछा जा चुका है कि द टोटल नंबर ऑफ जीन्स and their alleles, the total number of genes and their alleles in a population is known as its, आपको आंसर लगाना होता है जीन पूल। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलीज, किसी भी पॉपुलेशन जितने जीन्स और उसके जितने भी एलीज होते हैं वो सब मिला के कहलाते हैं जीन पूल। अब अगर कोई तब्दीली ही नहीं हो रही, कोई बदलाव ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। किसमें वो पॉपुलेशन? जेनेटिक इक्विलिब्रियम में। या जीन पूल किसमें? जेनेटिक इक्विलिब्रियम में। तो ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स, आपको आंसर लगाना होता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। जिस तरीके से आपने हाइट वाले जीन के दो एलील पढ़े थे 10th क्लास से, आप सुनते आ रहे हैं, डोमिनेंट एलील को कैपिटल टी लिखते हैं और रेसेसिव एलील को स्मॉल टी लिखते हैं। जिस तरीके से 10th क्लास से आप हाइट वाले जीन के दो एलील सुनते हुए आ रहे हैं, डोमिनेंट एलील को कैपिटल टी लिखते हैं आप और रेसेसिव एलील को स्मॉल टी लिखते हैं। ऐसे ही इन्होंने इस टॉपिक को समझाने के लिए डोमिनेंट एलील को लिया पॉपुलेशन में कैपिटल ए और रेसेसिव एलील को लिया स्मॉल ए। तो ए कैपिटल ए क्या है? डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील, और स्मॉल ए क्या है? रेसेसिव एलील। ठीक है। अब क्योंकि इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने में एक मैथमेटिशियन भी इन्वॉल्व है, तो यहां पर चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, एलील फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बताने के लिए, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बताने के लिए दो फॉर्मूलों का यूज किया गया है कि अगर एलील फ्रीक्वेंसी, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अगर एप्लीकेबल है तो एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, यानी कि अगर आप एलील फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो वो आएगा इक्वल टू 1। यहाँ कहने से मतलब ये है कि दरअसल आपने डोमिनेंट एलील लिया था कैपिटल ए और रेसेसिव एलील था स्मॉल ए। यहाँ पर फॉर्मूले में यूज करने के लिए डोमिनेंट एलील की जगह लफ्ज इस्तेमाल किया है पी और रेसेसिव एलील की जगह लफ्ज इस्तेमाल किया है क्यू। तो अगर पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होगी, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में होगी, तो वहां पर एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। तो अगर आप उन एलील की फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, p प्लस क्यू को अगर आप जोड़ेंगे तो उसका सम आएगा इक्वल टू 1। ये आपको बात याद होनी चाहिए। अब जैसे कि तो कैपिटल ए स्मॉल है तो एलील है, डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील। जिस तरीके से आप टॉल प्लांट का जीनोटाइप लिखते हैं तो कैपिटल टी, डॉर्फ प्लांट का लिखते हैं स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन होती है। तो एक्चुअल में अगर हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो उसका सम भी इक्वल टू 1 रहेगा। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब ये है जैसे कि आप 2 बार कैपिटल टी लिखते थे, ऐसे आप 2 बार कैपिटल ए लिखेंगे, ऐसे 2 बार आप स्मॉल ए लिखेंगे। तो 2 बार ए यानी 2 बार पी तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। एक ये फॉर्मूला आपको रटना है कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर पी स्क्वायर क्या है? पी स्क्वायर है ये डोमिनेंट एलील होमोजाइगस कंडीशन, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। तो ये क्या है? डोमिनेंट जीनोटाइप है ना। कैपिटल ए डोमिनेंट एलील था तो कैपिटल ए डोमिनेंट जीनोटाइप हो गया। ऐसे क्यू स्क्वायर क्या होगा? रेसेसिव जीनोटाइप, रेसेसिव जीनोटाइप। और 2pq ये कंडीशन शो कर रहा है, ये वाली कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कैपिटल ए स्मॉल ए वाली कंडीशन, यानी कि हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में 2 फॉर्मूले बताए गए, एक एलील फ्रीक्वेंसी का p प्लस क्यू इक्वल टू 1 और एक जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि अगर आप एलील फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे तो 1 आएगा अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल इस पॉपुलेशन, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का सम भी इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि वो भी कांस्टेंट होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में एक नीट की तैयारी करने वाले बच्चे को और 12th के बच्चे को सबसे ज्यादा टफ लगते हैं इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड क्वेश्चंस।
तो अगर आपको इनके सवाल लगाने में, हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगली वीडियोस में आपको मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप 20 से 30 सेकंड में ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर अगर अपलोड होता है तो आप उसे सबसे पहले देख सकें।